नमस्कार दोस्तों, मैं फिरोज खान स्वागत करता हूं आपका जन टीवी के खास कार्यक्रम गुलिस्ता में। आज हमारे इस कार्यक्रम में मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम लेने से पैर थिरकने लगते हैं और चेहरे पर भाव भंगिमाओं का एक सैलाब उमड़ पड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जयपुर घराने के कथक गुरु पंडित गिरधारी महाराज की। हमारा सौभाग्य कि वो आज हमारे साथ हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं उनके सफ़र के बारे में। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। और मैं भी आपको और आपके जो जन टेलीविज़न है उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इस चैनल पर आपसे बात कर रहा हूँ। पंडित जी, हमारा सौभाग्य कि आप हमारे साथ हैं, मौजूद हैं आज। पंडित जी, आपका एक बहुत लंबा सफ़र चल रहा है कथक की दुनिया में और आपका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। भनकार और झनकार कानों में पड़ती रहती थी, गूंजती रहती थी। हम लोग छोटे छोटे देखते रहते थे। तो और लाइन में जाने के लिए तो फिर सोच ही नहीं सकते, तो वो करना था, क्योंकि ब्लड में भी वही बात थी। और ताल में, पूरा लय में पूरा संसार है, पूरी प्रकृति, तीनों लोक हैं। जरा सा भी ताल में थोड़ा सा लय में फर्क पड़ता है, भूकंप आता है, थोड़ा सा ये समुद्री की लहरें जो है वो क्षति पहुंचाती है काफ़ी नज़दीकी शहरों को। वो सब वो लय में चलता रहता है। जैसा कि आपको सबको पता है कि सूर्य के मतलब पृथ्वी चक्कर लगाती है, पृथ्वी के चंद्रमा चक्कर से लय, तो लय में फ़र्क पड़ता है, तो थोड़ा सा उसमें डिस्टर्बेंस होता है। ताल और लय में जो फर्क पड़ता है, तो प्रकृति में भी बिल्कुल थोड़ा सा। तो मतलब यूँ कहें कि बचपन से आपको वातावरण मिला अपने पिताजी से, अपने पूरे परिवार से ही जी। लेकिन कहा जाता है कि जिस तरह पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, आपके परिवार में भी आपके भाई बहन सभी आपके साथ सीखते हैं। वो आप में क्या खास बात नजर आई आपके परिवार वालों को कि हाँ ये चीज़ है जो इसको और बच्चों से अलहदा करती है? वो चीज़, उस चीज़ के बारे में बताएं। नहीं, उसके लिए तो मतलब सोचते नहीं थे कि वही करना ही है। बिल्कुल। और वो जो है
बुजुर्गों का नाम जो है वो आगे बढ़ाते रहना, वो सेवा करते रहने हैं, इसमें जितनी बन पड़े तो उसके अलावा तो कुछ सोचते ही नहीं थे। हाँ, पहले के ज़माने में, उस ज़माने में हम जब छोटे थे तो अच्छी फैमिलीज जो होती हैं या कोई भी कहना चाहिए कि हमारी कास्ट के अलावा जो फैमिलीज होती थी तो वो बहुत उसको बुरा और गंदा समझते थे गाने बजाने को। अच्छा, बड़ी हिकारत भरी निगाहों से देखा जी हाँ, तो बहुत उसको गंदा समझते थे और अपनी ख़ास करके लड़कियों को, बेटियों को संगीत से, गायन वादन नृत्य से दूर ही रखते थे। लेकिन जैसे 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 समय परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होने के बाद में समाज शिक्षित होने लगा और शिक्षित होने के साथ साथ थोड़ा सा लोग उसको देखने लगे, तो आज लड़कियां भी कर रही हैं। आज काफ़ी चेंज हो गया है। और हमारे तो परिवार में अगर आप अपनी बहनों को या अपनी बेटियों को या अपनी पत्नियों को ऐसा सिखाएंगे, करेंगे तो आपको जाति से बाहर कर देंगे, ऐसा ऐसा ऐसा, और आपको जाजम पे नहीं बैठने देंगे, ऐसा ऐसा। लेकिन थोड़ा तो चलता रहा, लेकिन फिर मैंने थोड़ी रिस्क उठाई। अच्छा। और मैंने अपनी बहनों को शुरू किया, तो मेरी बहनें को गायन भी सिखवाया, नृत्य भी सिखवाया, थोड़ा सितार भी सिखवाया। फिर आज जो है मेरी बेटी MGD में डांस टीचर है, कथक की डांस टीचर है। मेरे बेटे की बहू जो है मेघा, वो बहुत अच्छा नृत्य कर रही हैं और बहुत अच्छा करा भी रही हैं। यूँ कहें कि आपने शुरू से ही सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ा है और आपने अपने बाल्यकाल से ही पिताजी के साथ नृत्य की शिक्षा विधिवत भी ली है, सीखा भी है। तो हमें उस लम्हों के बारे में कुछ बताएं कि यहाँ से आपने पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया हो, कि यहाँ से आपको लगा हो कि अब मैं एज अ प्रोफेशनली इस फील्ड में आ गया हूँ, उस समय के बारे में बताएं। तो जैसे स्कूल में पढ़ते थे हम, तो स्कूल में पढ़ते थे तो इसकी डांस का कंपटीशन होता था, उसमें हिस्सा लेते थे। उसमें हिस्सा लेने के बाद में प्राइज़ मिलता था तो अच्छा लगता था। और हालांकि मेरे साथ वाले जो लड़के जो थे मेरी क्लास के, वो मेरे को छेड़ते रहते थे, यार नचकैया आ गया, देखो देखो नचकैया आ गया, नचकैया आ गया। लेकिन मैं उनको थोड़ा सा झेप भी जाता था मैं। फिर मेरे पापा को कहता, मैं मेरे पिताजी को, गुरु पिता को कैसे इस प्रकार से करनी। फिर मेरे गुरु यही कहते थे मुझे कि बेटा उनकी चिंता नहीं करनी, और तुम अच्छा करोगे तो वही तुमको फिर बाद में जो है एक अच्छे कलाकार के रूप में देखेंगे, तो वो तुमको इज्जत भी देंगे और ऐसा। तो वही बात मुझे आज जो मेरे उस समय के जो मेरे दोस्त जो हैं मेरे साथ पढ़ने वाले, वो आज मुझसे मिलते हैं, तो वो मुझे कोई पंडित जी या गिरधारी महाराज या ऐसा करके नहीं, वो गिरधारी करके मेरे को बात करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि यार गिरधारी बहुत अच्छा तुमने अपना वो कायम रखा है इस विषय को, और अपने बुजुर्गों का नाम रोशन कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। बहुत अच्छा लगता है, आपके बारे में सुनते हैं, आपका देखते हैं, ये करते हैं, तो मुझे वो दिन याद आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस प्रकार से आज के समाज में लोग वो जो घृणा करते थे वो भी अच्छी दृष्टि से उसको संगीत को देख रहे हैं, कर रहे हैं। और महिलाएं हर एक फील्ड में योगदान अपना दे रही हैं, ख़ास करके संगीत में भी ऐसा योगदान। बहुत अच्छे जो अपनी सिंगर्स हैं, फेमस हैं, और डांसर्स हैं, और तबला वादक हैं, कई महिलाएं बहुत अग्रणीय हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं वो। आपका जो सफ़र वहाँ से शुरू हुआ, फिर आपने इस सफलता की बुलंदियाँ छुई हैं, और जिस सफलता के मकाम पर आज आप मौजूद हैं, वहाँ पर किसी का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी होता है। पिताजी के अलावा और आपके परिवार वालों के अलावा किसी का आप जिक्र करना चाहें जिन्होंने आपका बहुत सहयोग किया हो, जिन्होंने आपको बहुत प्रोत्साहित किया हो, आप बताना चाहें? हाँ, तो नुक्ते का उस्ताद होता है। बिल्कुल। हाँ, तो कोई भी चीज़ किसी की भी पसंद आ जाती है। तो मैं जैसे गुणीजन खाने में मेरे बुजुर्गवार थे, वो समाप्त हुआ, तो राजस्थान संगीत संस्थान जो कि अपने पहले
चौड़ा रास्ते में था शुरू में। 1950 में इसकी स्थापना हुई और हीरालाल शास्त्री उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, वो मेरे गुरु पिता के अच्छे दोस्तों में से थे, तो उन्होंने उसकी स्थापना की। और उसमें जो कुछ परिवार है, जैसे मेरा परिवार है, मन्नू जी भट्ट का परिवार है, कानजी जो थे सारंगी वादक बहुत मशहूर थे, उनका परिवार है, वो यहाँ सेट हो गए क्योंकि उनको रोटी रोज़ी मिल गई। बिल्कुल। तो उस रोटी रोज़ी मिल जाने के हिसाब से हम लोग यहीं रह गए, बाकी और सब पलायन कर गए, अपने रोटी रोज़ी के लिए बाहर चले गए। तो उसमें गोस्वामी ब्रह्मानंद जी उसके प्रिंसिपल थे, राजस्थान संगीत संस्थान के, सिंध हैदराबाद से वो आए थे 1947-48 में, तो वो उसके प्रिंसिपल थे। तो उन्होंने भी कुछ रचनाएं की। अच्छा। तो बेटा कह दो वो ये, तो उनसे हम गायन भी सीखते थे, नृत्य की बातें भी सीखते थे, पखवाज की बातें भी सीखते थे। ऐसे ही पंडित जुगल किशोर जी, उनसे भी मैंने थोड़ी शिक्षा ली। और मन्नू जी भट्ट जो थे, फूल जी भट्ट के छोटे भाई, उनसे भी मैंने गायन की शिक्षा ली। और यूँ थोड़ा प्रसाद सबसे ही जिसका जो अच्छा लगा वो लिया। उसमें हमने ये नहीं सोचा कि लो साहब हम इनसे अगर ये चीज़ सीख लेंगे तो हम छोटे बन जाएंगे, नहीं। अपने छोटों से भी ज्ञान लेना बड़ों के लिए बहुत अच्छा है, वो मैंने अनुभव किया। तो उसका जितना वेरिएशन किया तो इसी हिसाब से किया कि आज इस बंदिश को यूँ बतलाया है, अब दूसरी बार अपन उसको यूँ करें, यूँ करें, यूँ करें, यूँ करें, तो उन बच्चों से भी सीखने को मिलता है और एक नया करने की प्रेरणा मिलती है। चलिए पंडित जी, आपसे कुछ और यादगार लम्हे में मैं ज़रूर जानूंगा। अभी वक्त हो गया है ब्रेक का, दोस्तों अब लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे और पंडित जी से जानेंगे उनकी ज़िंदगी के कुछ और पहलुओं के बारे में। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दोस्तों स्वागत है आपका ब्रेक के बाद एक बार फिर। आज हमारे कार्यक्रम में खास मेहमान हैं पंडित गिरधारी महाराज। आइए उनसे बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं उनके ज़िंदगी के कुछ और पहलुओं के बारे में। पंडित जी, आपने जो कथक है उसमें एक नई भाषा डाली, भाव भंगिमाओं की। दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे कि भाव भंगिमाओं का कथक की नृत्य शैली में कितना स्थान है और नृत्य में क्या फ़र्क है? जी हाँ, देखिए नृत्य जो है वो एक जैसे कि लयकारी है अपनी, और तोड़े हैं, टुकड़े हैं, परन हैं, तत्कारे हैं, चक्कर हैं, ये नृत्य पक्ष है। और नृत्य अभिनय उसमें मिल गया, अच्छा, तो वो नृत्य हो गया। तो उसको मतलब भावात्मक होकर के अंदर से, तो एक श्लोक मेरे को याद आ रहा है, संस्कृत का है, यो नृत्यति प्रहृष्ट आत्मा भाव रत्यंती भक्ति तय स निर्दहित पापानी जन्म जन्मांतर क्षतिरपि। तो इसका अर्थ संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि जो मनुष्य अपने शुद्ध आत्मा से नृत्य करता है या करती हैं, तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर के और वो मोक्ष को प्राप्ति करते हैं। तो ईश्वर में जैसे कि सूफी आते हैं, जो सूफीज़्म, हाँ, मनोरो लागो मेरो यार फकीरी में है, ये सूफी है जो आपको खुदा से जोड़ता है, खुदा से जोड़ता है, ईश्वर से जोड़ता है। तो वो सूफी आत्मा से जो भी नृत्य करेगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी और वो अमर हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इस प्रकार से जैसे कि रार पड़ती है यहाँ से, बिल्कुल,
पनघट पे, वो भी पनघट हो गया। पनघट हो गया। तो ये बुजुर्ग ने जो हैं उसको बारीकी से ऐसा देखते थे कि जैसे कि शाम न अब तक आए, अब उसको शाम को जो है यहाँ देखा, वहाँ देखा, वहाँ देखा, यहाँ देखा, तो वो इत्र की जो है शीशी उठाई, कहीं इसमें तो नहीं घुस गए शाम। अच्छा। नहीं, इसमें भी शाम नहीं है। अच्छा। अब जो देखा तो शाम तो रोम रोम में सब जगह हर जगह है। है। तो भाव के साथ में जो नृत्य करता है तो वो नृत्य हो जाता है, और जो ताल अंग है और लय के प्रकार हैं या लयकारी का जो है वो नृत्य और अभिनय जिसमें जुड़ गया, अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल। तो भाव भंगिमाओं का जो समावेश आज कथक में हो रहा है जी, आप पिछले 40-50 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कहीं कुछ अंतर महसूस होता है क्या पहले की कला में या आज की कला में? हाँ, मतलब पहले, आज इतना समय भी नहीं लोगों के पास, और पहले क्या था कि जैसे कि एक ही बोल को लेकर के शाम ना अब तक आए हाय राम, अच्छा। तो वो जैसे कि महफिल लगी हुई है, और आज तो समय भी नहीं लोगों के पास में कितना वक्त दें। उस समय क्या, अगर रात रात भर प्रोग्राम चलते थे तो शाम ना अब तक आए, शाम ना अब तक आए, शाम ना अब तक, इतना वेरिएशन मतलब उसमें करते थे पहले के कलाकार कि वो घंटों ही मतलब समाप्त नहीं होती थी एक लाइन। अच्छा, चलती जाती है। हाँ, और आज इतना समय नहीं है तो संक्षिप्त में करके उसको समाप्त कर देते हैं, तो वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा था। अच्छा, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी में अगर हम देखें तो कहीं कुछ पाने की ललक और लालसा में कुछ जल्दबाजी तो नहीं है? हाँ, ये तो ज़रूर आपने अच्छा प्रश्न किया कि संगीत में गायन, वादन, नृत्य, उसमें शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रीय नृत्य का कोई भी बच्चा होगा तो ब्रेक, वेस्टर्न, कोई सा भी डांस हो तो वो बहुत जल्दी पिकअप कर लेगा। पिकअप कर लेते। क्यों कि अपने शास्त्रीय नृत्य में जो हैं बीट्स जो हैं, तालें, उनको नाम दिए गए हैं। और वेस्टर्न संगीत में भी होता होगा ऐसा, लेकिन मुझे पता नहीं। जैसे कि दादरा 3 बीट्स हैं, 6 बीट्स हैं, बिल्कुल, और 4 बीट हैं कैरवा, 5 बीट हैं जपताल, और 6 आ गया दादरा, 7 बीट्स रूपक। इस प्रकार से मतलब 3, 4, 5 एंड 7 ये बीट्स मतलब उसका ज्ञान हो जाता है शास्त्रीय संगीत में। तो वो उन बीट्स को देख करके वो जो कंपोजिशन जो है उसको वो देख लेगा कि इस बीट्स का ये है और इस मीटर में मेरे को ये करना है, तो वो उसको कर लेगा। तो मतलब ये कहे कि चाहे वो वेस्टर्न म्यूजिक में जाए या कहीं भी जाए, आधार शास्त्रीय संगीत, आधार शास्त्रीय बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। आप देख रहे होंगे आजकल के जितने भी अपने ये जैसे कि ये आइडल हो रहा है या वो रियलिटी के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ये होते हैं, तो कोई भी जो मतलब जैसे गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब ये भी कोई भी आते हैं तो वो सबसे पहले ये कहते हैं उनको कि आप बेटा शास्त्रीय संगीत ज़रूर सीखो, इससे आप बहुत आगे बढ़ोगे। तो अच्छा आर्टिस्ट जो भी जज बन करके आता है तो ये उनको ज़रूर कहता है, बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। शास्त्रीय गायन, वादन और नृत्य का नॉलेज होना बहुत अत्यंत आवश्यक है। तो मैं उसकी लिए सभी जो भी आज की युवा पीढ़ी है उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो उसको अपनाएं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। कभी भी कोई ये नहीं कहेगा कि आप बहुत अच्छा नृत्य कर रहे हैं और बहुत, अब आपको पता नहीं है और आपको पूछ लिया कि यार ये कौन से राग में था आपने जो नृत्य किया, तो फिर आप देखने लग जाएंगे कि यार पता ही नहीं, कि आपने उस ढंग से सीखा नहीं उसे, कौन सी ताल में था ये, वो भी आपको पता नहीं। तो जैसे कि एक लेसन जो है अपन उसको किसी भी बच्चों को पढ़ा दें और उसके ग्रामर उसको नहीं सिखाएं, ABCD नहीं सिखाएंगे उसको, क ख ग घ नहीं सिखाएंगे, तो वो तो उस दूसरे लेसन को भी उसी लैंग्वेज में पढ़ेगा, तीसरे लेसन को भी उसी को, उसको ग्रामर का तो पता ही नहीं। इसलिए मतलब शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और उसको सीखना बहुत युवा पीढ़ी को बहुत अत्यंत आवश्यक है। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की युवा पीढ़ी पंडित जी के इस सुझाव को बिल्कुल ध्यान से सीखेगी और शास्त्रीय संगीत की तरफ अपना रुझान बहुत ज़्यादा रखेगी। पंडित जी, आपने अपनी विरासत में 4 चांद लगा दिए हैं।
यूँ कहें कि आपने विरासत को और आगे बढ़ाया है। क्या आपके आगे आने वाली पीढ़ी भी इसी दिशा में काम कर रही है या कहीं और अपने मंजिलों की तलाश कर रही है? नहीं, कई लोग जो अपने सुपात्र जो शिष्य जो हैं वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं और कई सेवाएं दे रहे हैं गवर्नमेंट में, कई लेक्चरर हैं और स्कूलों में टीचर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स, वो काफ़ी इसको आगे बढ़ा रही हैं और वो कर रही हैं। मेरे बच्चे जो हैं वो इसी को कर रहे हैं और जैसा मैं सोचता हूँ करते रहेंगे आगे, पता नहीं, मैं जब तक मौजूद हूँ जब तक तो मैं देख रहा हूँ कि कर रहे हैं वो लोग और उसका भविष्य अच्छा है, खराब नहीं है। मतलब वेस्टर्न की तरफ जो जा रहे हैं लेकिन वो जा रहे हैं मतलब आधारभूत वही है। क्यों कि मैं उनको गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि वेस्टर्न वाले भी तो हमारे पास में आते हैं। बिल्कुल, वो तो आदान प्रदान चलता रहता है, तो मैं उसको बुरा नहीं बताऊंगा। वो बहुत अच्छा, अपनी जगह बहुत अच्छा है वो, और अपना तो अच्छा है ही, उसमें क्या शक है। तो उसको भी वो लोग इतना अच्छा अपना रहे हैं, बहुत अच्छा सीख रहे हैं कि जैसे कि बाहर जो सिखाने के लिए हम लोग जाते हैं तो पूरा उनको सबसे पहले बताते हैं कि देखिए ये जो कॉम्पोजिशन आपको बताएंगे कि इस राग में है, इस ताल में है और इसको आप गाइए। तो मेलोडी, स्वर तो सब जगह पूरे संसार में है, तो उसमें अच्छा सुर में होते हैं वो लोग। तो सबसे पहले उसको सीखते हैं, उसको आरोह अवरोह पकड़ने के बाद में उसके ताल ज्ञान, ताल का ठेका, फिर उसको गाने के बाद में उसका अभिनय उनको बताना, तो उनको इतना अच्छा लगता है ये तरीका, तो वो काफ़ी पसंद कर रहे हैं और बहुत अच्छा सीख रहे हैं, बहुत अच्छा करते हैं। पंडित जी, आप एक कथक गुरु भी हैं, आप स्टेज परफॉर्मर भी रहे हैं, आप स्कूल कॉलेज में सिखाते भी हैं। सबसे अधिक आनंद की अनुभूति पंडित गिरधारी महाराज को कहाँ होती है? एक स्टेज परफॉर्म करते हुए, बच्चों को सिखाते हुए, या बाहर फॉरेन में या इंडिया में, ऐसी कोई एक ऐसी जगह कि हाँ मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि अब मेरी कला मुझे ऊपर वाले से जोड़ती है? वो एक है वाट मीन्स ब्यूटी, सुंदरता क्या है। अच्छा, तो उसका बड़े छोटे रूप में जवाब दिया कि जिससे इंसान थकता नहीं, बस वो है सुंदरता। वही सुंदरता है जिससे इंसान थकता नहीं। अच्छी चीज़ अपन देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, और उससे जैसे कि दूसरे का परफॉर्मेंस देखेंगे, हम खुद भी करेंगे तो वो अच्छा होता है तो अच्छा लगता है, और कभी कभी बिगड़ भी जाता है तो उसमें सुधार करने के लिए आगे कोशिश करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि किसी अच्छे गवैये को सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि किसी अच्छे वादक को सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि किसी अच्छे नृत्यकार का नृत्य देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि किसी अच्छे कवि की कविता सुनते हैं। तो वही जो मैंने आपसे निवेदन किया कि सुंदरता क्या है जिससे इंसान थकता नहीं, वो अपने और आकर्षित अपने आप करती है। तो हर जगह विराजमान है ईश्वर, और अच्छाइयाँ जो है तो वो जो अच्छा है वो तो अच्छा है। अगर नृत्य के अलावा हम बात करें कि आज पंडित जी बहुत मसरूफ नहीं हैं और कुछ चंद लम्हे हैं जिन्हें अपने आप को जीना है आपका, उन चंद लम्हों में आप क्या करना पसंद करते हैं? अब लम्हों में जैसे कि है कि भी बचपन में भी स्कूल में भी जैसे है कि नृत्य के अलावा जो है साइकिल रेस में भाग लेना। अच्छा। और उस साइकिल रेस में फास्ट में भी और स्लो में भी, तो उसमें भी प्राइज़ मैंने लिए स्कूल के लिए। अच्छा। तो और फुटबॉल जैसे है, क्रिकेट जैसे है, और खेलों में रुचि रखते हैं? हाँ, रुचि बिल्कुल खेलों में। तो मैं ही क्या, सारे ही संगीत वाले जो हैं आजकल, मतलब जो जैसे कि लता जी हैं, आशा जी हैं, वो भी सचिन तेंदुलकर को जो हैं बिल्कुल अपने बेटे के जैसे मानती हैं, तो वो रुचि रखनी पड़ती है। और वो भी सारा लय ताल में चलता है। बिल्कुल है, थोड़ा सा लय से आउट हुए थे, आउट तो वो लय बिगड़ जाती है। लय बिगड़ रही है। तो आपको जो कमेंटेटर्स होते हैं वो भी कहते हैं कि यार लय बिगड़ गई इसकी लय खराब हो, ये लय में चल रहे हैं। ये तो वो तो लय, तो वो चीज़ है, तो वो अच्छा लगता है। वो खेल कूद में भी अच्छी रुचि, मतलब वो देखने को, जैसे अपने अभी ओलंपिक गेम्स जो हुए थे उनको भी काफ़ी देखा, काफ़ी अच्छा लगा। कितना अच्छा वो भी करते हैं, मतलब जिम्नास्टिक वगैरह, कितना हार्ड, कितना मुश्किल, कितनी साधना वो बचपन से लेकर के पैदा होती, फिर वो साधना पूरी होती, क्या कहने। वाह वाह। तो उसमें भी थोड़ा सा रुचि रखते हैं।
और अच्छा साहित्य है, अच्छा संगीत है, अच्छी कोई भी चीज़ हो वो सारी पसंद करते हैं। कहा जाता है कि कलाकार तलवारों पर चलते हैं और कथक जैसी कला में तो तलवार की धार शायद दुधारी हो जाती है। जी। तो पंडित जी, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए वक्त निकाला। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो कथक का सफ़र है ज़िंदगी भर यूं ही चलता रहे और आप सफलता की जो ऊंचाई हैं उन पे और जाते रहें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा आपका। धन्यवाद। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का। आज हमारे साथ मौजूद थे गुरु गिरधारी महाराज। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए कलाकार के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। जानेंगे उसकी कला और कलाकार के बारे में। तब तक मुझे फिरोज खान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।